हुआ, किसी भी बाजार में किसी भी महिला के लिए एक शौचालय नहीं। मैंने स्टैंप पेपर पे लिख के वादा किया है कि अगर हम जीतेंगे तो प्रत्येक बाजार में महिलाओं के लिए एक शौचालय खुलवाने का कार्य करेंगे। यतीम लड़कियों की शादी के लिए 10,000 रुपए और जिनके माता या पिता में से कोई एक नहीं, उनको 5,000 रुपए देने का कार्य करेंगे उनकी शादियों में। जो स्कूल आज जो सरकारी स्कूल जो जर्जर अवस्था में है, जिनके आज जो बिल्डिंग की हालात है, ना वहां बच्चे पढ़ सकते हैं, ना टीचर वहां पर पढ़ा सकता है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको मॉडर्न स्कूलों में बदलवाने का काम करेंगे, ताकि हमारे बहुजन समाज का गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी से अच्छी शिक्षा बहुत सस्ते में हासिल कर सके। आप अपने रिश्तेदारों से, गली मोहल्ले से, गांव से अपने बहुजन समाज का एक वोट भी साथियों बटने मत देना। कोई मनवादी, कोई बाहरी, कोई वोट कटुआ आपका वोट न ले पाए, ये संकल्प लेके यहां से आप लोगों को वापस जाना है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे नेता आएंगे आपके पास में और बेवकूफ बनाएंगे, तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है, इतना याद रखना। नहीं तो मोदी जी और योगी जी, आपने मोदी को भी देखा और योगी को भी देखा है। तो मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया दूंगा, कितने को 15 लाख रुपया आया? किसी को 15 लाख नहीं आया और आने वाला भी नहीं है। और कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। यहाँ पर कितने सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, और जो रोजगार था, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको पता है नौकरी करना कितना मुश्किल हो गया है आज की तारीख में। तो हमारे जब युवाओं ने, उनकी सरकार, जब बीजेपी की सरकार आई तो मोदी जी को कहा कि कहाँ है नौकरी? तो मोदी ने कहा, अरे मैं तो यूं ही बोल रहा था, चुनाव जीतना था, ये तो चुनाव जीतने के लिए मैंने जुमला बनाया था। आपको अगर नौकरी चाहिए तो पकोड़े तलो। अरे पकोड़े कहाँ से तले मोदी जी? तुम्हारे शासन में अभी तेल 200 रुपए हो गया है, तो पकोड़ा भी हमारा युवा नहीं तल सकता। हमारे मोदी जी जब गांव में आते हैं तो कहते हैं कि महिलाओं को मैं देखता हूँ चूल्हे पर खाना बनाते हुए, तो लकड़ी से जो धुआं निकलता है, तो मेरी बहनों की आंखों से जो धुआं निकलता है वो मेरी आंखों से निकलता है। मतलब हमारी जो महिला है उसकी पाइपलाइन मोदी जी के पाइपलाइन से लगी हुई, आंखों की पाइपलाइन से, इसीलिए हमारी महिला रोती है। और आंखें का किसकी बहती है? मोदी जी की बहती है। अरे मोदी जी, अभी जो 200-300 रुपए का सिलेंडर था, वो अभी 1,000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। मोदी जी, अभी हमारी महिलाएं रो रही है, तुम्हारे आंसू कहाँ है? अभी महिला रो रही है, लेकिन मोदी जी को कोई फुर्सत नहीं है। तो मेरी बहनों, अभी आप लोगों को सिर्फ बैलेट नहीं, अपनी उंगली उठानी है, और उंगली उठाने के लिए जाकर आपको ईवीएम बूथ पर जाकर उस बटन को दबाना है। किस बटन को दबाना है? जहां लिखा होगा 4 पाई। 4 पाई का मतलब है वो 4 पाई, जो 4 पाई जो सबकी खटिया खड़ी कर देगी, सबकी खटिया खड़ी कर देगी। ये सरकार, आज की जो सरकार है, वो निकम्मी सरकार है, और उस निकम्मी सरकार को क्या करना है हमको? वो निकम्मी सरकार को हमको बदल देना होगा, क्योंकि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चला। इतने शयाने हो तो फिर क्यों वोट देते हो मोदी, योगी, हाथी और गधे को? जब जानते हो सब कुछ, अब जानते हो, सयाने हो गए हो, और बामन मेश्राम के सभी लोग कैडर लोग हो, तो सभी कैडर लोग एक आदमी कम
से कम 30 आदमी को समझाएगा, 30 आदमी को समझाएगा तो 200 गांव तक बड़ी आसानी से बात पहुंच सकती है। तो आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, दानिश अली जी को, जैसे आप लोग मंदिरों में जाते हो और मंदिरों में जाने के बाद जो भी हो, महिला तो यहाँ से निकालती है और यहाँ से निकाल कर मंदिरों में डाल देती है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मंदिरों में जाकर जो डालती हो, अभी आपको बूथ लेवल पर जाकर वो डालना होगा, आपका वोट डालना होगा। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है, हमें शासन करती जमात बनना है। लेकिन मेरी भोली बहनों ने अपने घर की दीवारों पे लिख दिया लाभ शुभ। क्या लिखा? लाभ शुभ। अरे बहनों, अरे भोली बहनों, लाभ शुभ लिखने से कभी न लाभ हुआ था, न होगा, न होने वाला है। अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजो, जब तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा तब लाभ शुभ होगा, उससे पहले कोई लाभ शुभ होने वाला नहीं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी खूबसूरत पत्नी का बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया और बलिदान देकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया और संविधान देकर उसमें भी सबसे बड़ा अधिकार हमको दिया। और वो कौन सा अधिकार है? वो वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार है, सिर्फ बटन दबाने का अधिकार नहीं है। हम सोचते हैं कि सिर्फ बूथ की लाइन में लगने से, हम लोग बटन दबाने से बात खत्म हो जाती। बात खत्म नहीं होना, तो समझिए आप भाई, आप पीली टी शर्ट वाले, आप वाले व्हाइट शर्ट वाले भाई, आप पीली साड़ी वाली बहन, ब्लू कलर की साड़ी पहने वाली बहन, ऑरेंज कलर का गमछा लगाने वाले भाई को कहना चाहती हूँ, तुम्हारे एक वोट से एक राजा बन सकता है, तुम्हारे वोट से राजा बन सकता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जब पार्लियामेंट में संविधान लागू करके जब बाहर आए तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत खुश थे। तो कृपलानी ने कहा, आचार्य कृपलानी ने कहा कि क्या बात है बाबा साहब, क्या बात है, आज आप इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आज रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। क्या करके आया हूँ? रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी। यहाँ पर उपस्थित सभी पुरुषों को और महिलाओं को मालूम है नसबंदी क्या होता है। आज से पहले रानी के पेट से पैदा होने वाला लड़का लूला होगा, लंगड़ा होगा, अंधा होगा, कूड़ा होगा, कबड़ा होगा, जो ऐसा भी होता था वो राजा बन सकता था। लेकिन आज के बाद बैलेट पेपर से निकलने वाला राजा बन सकेगा। बैलेट पेपर से निकलने वाला जो भी होगा वो राजा होगा। चाहे बैलेट पेपर में जो खड़ा होगा, जैसे दानिश अली जी है, वैसे हमारे समाज के कोई भी प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जैसे चमार की लड़की होगी, पटेल की लड़की होगी या किसी भी कौम की लड़की होगी, उसके कोख से पैदा होने वाला जो बैलेट पेपर से निकलेगा वो राजा बनेगा। इतना बड़ा अधिकार दिया हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। और हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ बटन दबाने से ही राजा बनता है। अरे राजा बनने का अधिकार हमें दिया, नहीं तो नरेंद्र मोदी की औकात है क्या? कौन था, कौन है नरेंद्र मोदी? जाति से तेली है। अरे ब्राह्मणों लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तेली का मुख देखने से क्या होता है, पूरा दिन बिगड़ जाता है। उस तेली को बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री बनाया। सोचिए, इतना बड़ा अधिकार दिया हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो हमें भी अपने वोट का अधिकार को समझना होगा। नहीं तो ये लोग आज जो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब बांधने नहीं देते, आज मुस्लिम महिलाओं को हिजाब बांधने नहीं देते, उनके पूर्वज कभी बहुजन महिलाओं को स्तन ढांकने नहीं देते थे। आपको सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से। इसी
लिए मैं बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रत्याशी दानिश अली जी को आप लोग झोली झोली भर भर के आप लोग वोट दोगे, नहीं तो मोदी और योगी आएंगे, गधा आएगा, घोड़ा आएगा, हाथी आएगा, खच्चर आएगा, क्या बोलते हैं, साइकिल भी आएगा और आकर आपको महिलाओं को 100 रुपए की मुफ्त की साड़ी देगा और 5 साल आपका चीर हरण करेगा। तो ऐसा चीर हरण हमको नहीं करवाना है। और वो लोग आएंगे, चिकन खिलाएंगे, मटन खिलाएंगे, एक दिन चिकन खिलाएंगे और 5 साल तुम्हारा चिकन बनाकर रोस्टेड करके वो तुम खाते रहेंगे। और मेरे भाइयों को कहना चाहती हूँ, ये जो पार्टी के लोग आएंगे वो हमारे भाइयों को गुमराह करेंगे और वो पिलाएंगे, क्या बोलते, थर्रा थर्रा शराब कितने की मिलती है? जो पीता होगा उसको जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग पीते हो, लेकिन शराब में हमें अपनी माँ बहन बेटियों को नहीं बेचना है। काशीराम जी कहते थे कि वोट जो है तुम्हारी बेटी के समान है, वोट बेटी के समान है। तो क्या आप कभी अपनी बेटी को बेचोगे? नहीं बेचोगे। तो वोट भी बेटी है, तो बेटी को भी सही सलामत जगह पर ही देना होगा। आप लोग सोचते होंगे अरे बीजेपी को तो कैसे पलट सकते हैं भाई, तो मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों को एक सरल उपाय देती हूँ। रोज रोटी बनाती हो ना, तो जो तवा होता है उसके ऊपर जब रोटी डालती हो तो क्या ऐसी की ऐसी रोटी बन जाती है? उसको जब पलटती हो तब जाके रोटी फुल्का रोटी बनती है ना। तो रोटी को भी पलट पलट कर सेकना पड़ता है, वैसे ही सरकार को भी पलट दो। सरकार को भी पलटोगे तब जाकर हमारा भविष्य सुधरेगा। मोदी योगी तेरा राज, सस्ती दारू महंगा तेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने मिलकर एनडीए बनाया, तो जो एनडीए है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये आडवाणी और अटल बिहारी ने बनाया, ये एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, जिस गठबंधन के नरेंद्र मोदी देश के आज प्रधानमंत्री है। उसी तरह से हम लोगों ने भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया। तो इसको हम लोगों ने अंग्रेजी में कहा आरपीएम, राष्ट्रीय के लिए आर, परिवर्तन के लिए पी और मोर्चा के लिए एम, आरपीएम बनाए, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। तो ये गठबंधन है। तो हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया? क्या उत्तर प्रदेश राष्ट्र है? नहीं, उत्तर प्रदेश राष्ट्र नहीं है, राज्य है। मगर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाने के पीछे मकसद ये है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, सारे देश भर में चुनाव लड़ा जाएगा और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो 500 लोकसभा की सीटों पर सारे देश भर में चुनाव लड़ेंगे। सारे देश भर में चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। आप लोग सोचते होंगे शायद ये उत्तर प्रदेश का संगठन होगा। नहीं, मैं 19 साल की उम्र का था, अभी मेरी उम्र 65 साल की हो गई। 19 साल की उम्र से हमने ये संगठन आंदोलन खड़ा करने के लिए अभियान चलाया
और 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैला हुआ है। ये छोटा मोटा संगठन नहीं है। 2 बार हमने भारत बंद करवाया। अरे भारत बंद करने का मतलब कौशाम्बी बंद करना नहीं है। भारत बंद करने का मतलब उत्तर प्रदेश बंद करना नहीं है। भारत में लगभग 36 प्रदेश केंद्र शासित मिलाकर है। इतना बड़ा देश है, वो देश बंद कर देना कितना बड़ा संगठन चाहिए। ये आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। दूसरे लोग चुनाव में वोट मांगेंगे, वोट लेंगे, चुनाव होने के बाद दोबारा नमस्कार करने के लिए आपके पास आएंगे नहीं। फिर आप लोगों को उनके पास नमस्कार करने के लिए जाना पड़ेगा। वो आपकी बात सुनने वाले नहीं है, मानने वाले तो बहुत दूर की बात है, सुनने वाले ही नहीं है। मगर हम लोग चुनाव होने के बाद भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे और फिर भारत बंद करेंगे। 13 पॉइंट रोस्टर के लिए हमने भारत बंद किया था तो नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में संविधान संशोधन करके उसे लागू किया करना पड़ा था। आप नरेंद्र मोदी को जानते नहीं हो, साल भर से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे मगर उसकी एक बार भी बात नहीं की। नरेंद्र मोदी ने इतना अकड़ू आदमी है, नरेंद्र मोदी अकड़ू समझते हो, बहुत अकड़ने वाला, बहुत अकड़ने वाला। कानून रद्द कर दिया मगर बात नहीं, इतना अकड़ू आदमी। मैं देहात का रहने वाला हूं तो इसलिए बता रहा हूं, मरने वाला मरा हुआ आदमी ज्यादा अकड़ता है। मालूम है ना आप लोगों को? जो आदमी मरा हुआ होता है वो बहुत अकड़ता है। जिंदा आदमी अकड़ता नहीं है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो गांव वाले कहते हैं थोड़ा सा घी लगाओ यार, ये बहुत अकड़ जाएगा, थोड़ा सा घी लगाओ। मरा हुआ आदमी को घी लगाते, देहाती आदमी बताता हूं, हमारा देखा हुआ है। और उसको सीढ़ी पर बांधते हैं, कोड़ा कपड़ा भी रखते हैं, फिर रस्सी से बांधते हैं। क्यों बांध रहे? मरा हुआ है। नहीं बोलता अकड़ेगा और खड़ा हो जाएगा तो इसलिए फिर रस्सी से बांधते हैं। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। नरेंद्र मोदी भी बहुत अकड़ता है, तो मरा हुआ है, जिंदा नहीं। ये चलती फिरती लाश है। तो किसानों के साथ बात नहीं किया मगर हमने उसको सीधा किया और संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि भारत बंद किया था। और भारत बंद करेंगे और सरकार नहीं मानेगी, जानते हो क्या होता है? भारत बंद करेंगे और सरकार नहीं मानेगी तो जनता हमारे साथ आ जाएगी। जब जनता हमारे साथ आ जाएगी तो सरकार ही हमारी बन जाएगी। साली भारत बंद करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। चलो कुछ तो समझ में आ गया। मेरी कोशिश रहती है कि कुछ बातें आपको समझाई जाए, नहीं तो प्रियंका गांधी कहती है स्कूटी दूंगी। अब स्कूटी दूंगी ऐसा कहने से कोई जागरण हुआ? स्कूटी दूंगी कोई जागरण हुआ? कोई समझदारी की बात भेजे में गई? स्कूटी दूंगी, अरे स्कूटी दूंगी ये कहने से कोई अकल की बात, कोई समझदारी की बात आपके समझ में आई? नहीं, इसमें तो कोई समझदारी की बात है ही नहीं।
अखिलेश यादव कहता है 1 किलो घी देंगे तो 5 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 5 दिन चलेगा। 1 किलो घी दिया, 5 दिन चलेगा। इसमें समझदारी की कौन सी बात है? चलो थोड़ा बराबर है, ज्यादा बड़ा परिवार है तो 1 ही दिन में खत्म हो जाएगा। मेरे बराबर कह रहे हैं तो 1 किलो घी देने की बात कहने से कोई अकल की बात, कोई समझदारी की बात तो कही नहीं। तो ये जितने नेता लोग हैं वो लोगों को, आप जैसे लोगों को कोई समझदारी की बात नहीं बताते। क्यों? बोलते सारे लोग अगर समझदार हो गए तो अगले चुनाव में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अगर लोग समझदार हो गए तो अगले चुनाव में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। आज भी आप लोगों ने कहीं कहीं खबरें सुनी होगी कि बीजेपी वाले गांव में गए थे तो गांव वालों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर गांव के बाहर खदेड़ दिया। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। आप अखबार पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते नहीं ना हमारे भाई लोग, इसलिए मालूम नहीं होता है। तो इसलिए जानकारी देना, समझदारी की बात समझाना जरूरी है, इसलिए बता रहा। और दूसरी बार भारत बंद करवाया सीए को लेकर, तो सीए को लेकर भारत बंद करवाने के पहले डेली नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डेली नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीए 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 साले डेली बोलते। जैसे मैंने भारत बंद किया, 440 का करंट नहीं 840 का करंट लगा है, सारा बंदे हो गए तब से। अभी आजकल कोई सीए बोलता है कोई नहीं बोलता है। तब से साला ऐसा इंजेक्शन लगाया, तब से भूल गए साले सीए, बोलना ही भूल गए। तो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि आपके समर्थन के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इतना विशाल संगठन बनाया भारत बंद करने के लिए। इसीलिए उसी के समर्थन के आधार पर समय समय पर दानीशरी ने हमको कहा ऐसा हुआ, क्या करो तो लड़ ले, हम है तेरे साथ। वामन मेश्राम जिसके साथ रहता है तो फिर पुलिस वालों को भी पसीना आ जाता है। उधर एक हमारा मुजफ्फरनगर का मोहम्मद, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसको घर से उठा कर लेके गए, 2 इंस्पेक्टर के बीच में बिठाया गाड़ी में, इधर एक इंस्पेक्टर, इधर दूसरा इंस्पेक्टर। उधर से बड़े डीआईजी का टेलीफोन आया और वो साइड में बैठा था, उसको बोल रहा है कि जरा समझदारी से काम लेना, वो वामन मेश्राम का आदमी है। अब वो नजदीक में बैठा है तो मोबाइल से आवाज आ रही, जानते हो ना वामन मेश्राम का आदमी है, जरा हिसाब से डील कर लेना, तो उत्तर प्रदेश का बंद हो जाएगा, साले तेरे जिले का मामला यूपी की सरदर्दी हो जाएगी, मामला तेरे जिले का सरदर्दी हो जाएगी सारे उत्तर प्रदेश में, है? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इतना विशाल संगठन आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बनाया, जो केवल चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ने के बाद फिर आपके बीच में आते नहीं हैं, आपको ही उनके घर में जाना पड़ता है, आपकी कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। ओबीसी के नीट का मामला था, ओबीसी जो 52% ओबीसी के लोग हैं, यहाँ पटेल जी थे, गए होंगे, तो नीट का मामला था, मेडिकल साइंस के अंदर बच्चों के एडमिशन का मामला था। हमने जिलाधिकारी कार्यालय में सारे देश भर में केवल कागज में ज्ञापन दिया कि देखो ये लागू करो, नहीं तो भारत बंद 4थे चरण में करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने हम केवल कागज दिया,
कागज दिया तो लागू किया, इतना डर गया। साला ये वामन मेश्राम ने भारत बंद करने का लिखा बोले तो करे। वामन मेश्राम ने लिख कर दिया, करेंगे तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि वामन मेश्राम के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, सरकार ने कोई रोजगार तो दिया नहीं। हमारा रोजगार है भारत बंद करो, यही साला हमारी लोगों की लड़ाई लड़ो, यही हमारा काम धंधा है। हमारा कोई काम धंधा तो है नहीं, लोगों की लड़ाई लड़ना ही हमारा धंधा है, ताकि लोगों के ऊपर होने वाला जो अन्याय है उस अन्याय को दूर किया जा सके। तो हम आपकी लड़ाई चुनाव के पहले भी लड़ते रहे हैं, चुनाव के दौरान भी लड़ते रहे हैं, और चुनाव होने के बाद भी आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना वोट देते वक्त। मैं 2-3 समझदारी की बातें आपको बताना चाहता हूं, ताकि वो समझदारी की बातें गांठ बांध लेना, वो जिंदगी में काम को आएगी। जागृति की कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में था, तो गांधी और नेहरू ने लोगों को कहा कि हम देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं। क्या कहा था? कि हम देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ रहा हूं। ध्यान रखना, दो बातों का फर्क समझा रहा हूं। गांधी नेहरू ने कहा देश की आजादी के लिए लड़ रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ रहा हूं। है फर्क है कि नहीं? जब 15 अगस्त को आजादी मिली और आजादी लागू हुई, तो हमारे आदमी पुलिस चौकी पर जाते हैं एफआईआर नोंद करने के लिए, तो पुलिस चौकी का क्लास 3 पोस्ट का इंस्पेक्टर हमारी एफआईआर नोंद नहीं करता, जबकि संविधान में लिखा है एफआईआर संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोंद करना होगा। संविधान में लिखी हुई बात क्लास 3 पोस्ट का इंस्पेक्टर नोंद नहीं करता है। क्यों नोंद नहीं करता? देश आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए होते तो साला एफआईआर, ये कोई बहुत बड़ी बात है? एफआईआर नहीं करते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी नेहरू को कहा देश तो आजाद हो गया, देश में रहने वाले मेरे लोगों का क्या होगा? अंग्रेजों को बाबा साहब ने कहा आप भारत छोड़कर जाने के पहले संविधान लागू करना होगा, और इसलिए संविधान सभा का चुनाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर गए, उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई, और 395 आर्टिकल का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। 395 आर्टिकल का संविधान, उसमें चैप्टर नंबर 3 में एक फंडामेंटल राइट है। उस राइट में लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बोलने की, अभिव्यक्ति की पूरी आजादी होगी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में संविधान में लिख दिया, और लिखने की वजह से वामन मेश्राम खड़े होकर बोल रहा है। तो मनुस्मृति में लिखा था कि SC ST OBC के लोगों को बोलने की आजादी नहीं होगी, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया कि मनुस्मृति का राज मैं खत्म करता हूं और अधिकार देता हूं। गांधी नेहरू के लोगों को
15 अगस्त 47 को आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारे लोगों को जब बाबा साहब ने संविधान में अधिकार लिखे तो आजादी मिली। ध्यान रखना, ये बात समझदारी की इसलिए बता रहा हूं कि आपको जब आर्टिकल 19 के तहत अधिकार मिला तो आपका आदमी, आपका बेटा उत्तर प्रदेश से चलकर बॉम्बे जा सकता है, पूना जा सकता है, नासिक जा सकता है, बंगलोर जा सकता है, केरला जा सकता है, भारत के किसी भी कोने में जा सकता है। चुनाव आयोग भाषण रिकॉर्ड करने के लिए 2 आदमी भेजता है। मैं जहां भी जाता हूं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वामन मेश्राम की सभा जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो वामन मेश्राम ने तो हमारे ऊपर केस करके रखा हुआ है, साला सुप्रीम कोर्ट में। हम कौन सा केस करेंगे उसके खिलाफ? उसने पहले से हमारे खिलाफ केस करके रखा हुआ है, अब हम कौन सा करेंगे? तो हर जगह चुनाव आयोग के लोग 2-2 आदमी को भाषण रिकॉर्ड करने के लिए भेजते हैं। मेरे सभा में किसी को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं भेजते हैं। एक बार बिहार में भाषण करने के लिए 2 आदमी को भेजा, मैंने अपना भाषण जो चल रहा था बंद कर दिया, चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर दिया। अब चुनाव आयोग ने मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए उनको पैसा देते हैं चुनाव आयोग। तो रिकॉर्ड करने वालों ने सोचा चुनाव आयोग की ऐसी तैसी कर रहा वामन मेश्राम, उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेके जाएंगे चुनाव आयोग के पास, तो बोलेगा साले हमारी ऐसी तैसी करने का तुमने रिकॉर्ड किया, उसका ही पैसा मांग रहे हो, हमको ही गाली निकाल रहा है, उसका भी पैसा मांग रहे हो और वो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो दोबारा चुनाव आयोग मेरी सभा में रिकॉर्ड करने के लिए आदमी भेजता नहीं है। इससे अंदाजा लगाओ कि हम लोग तुम्हारे हक की संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए तो चुनाव आयोग से सारे पार्टी के लोग डरते हैं। एक वामन मेश्राम है जो चुनाव आयोग से नहीं डरता। चुनाव आयोग तो थोड़ी सी चीज है, इन लोगों का जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा हमारे सामने नहीं आता भाई, बाकी लोगों का क्या? हमने तो खुल्ला लड़ाई शुरू की हुई है कि तुम्हारी कोई बात जो है हम नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, केवल चुनाव भर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद भी ये लड़ाई आप लोगों की लड़ते रहेंगे। और इस तरह से संविधान अमल में लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 22.5% SC ST की मदद से भारत के संसद पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे कानून बनाए। परिणामतः आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां, अकेले ब्राह्मण एक नहीं हो सकती, 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां जिनकी संख्या 3.5% है, अरे एक पार्टी नहीं हो सकती, 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां उन्होंने बनाई। पहली पार्टी नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने बनाई। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, एक कांग्रेस ब्राह्मण था बॉम्बे का, उसने बनाई। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, EMS नंबूद्रीपाद, केरला के नंबूद्री ब्राह्मण ने बनाई। चौथी पार्टी जनसंघ, उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण, और उसी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी बनाने वाला व्यक्ति भी पंडित अटल बिहारी
वाजपेयी हो गया, 5 ब्राह्मण 5 पार्टियां है, नाम के साथ, रिकॉर्ड के साथ, सबूत के साथ। चुनाव आयोग ने इन्हें मान्यता दी है। एक काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, कोई बात मैं बगैर सबूत के कहता नहीं। जब बगैर सबूत के कोई बात करता नहीं हो तो कोई मेरे खिलाफ केस करने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ नहीं। 65 साल में कोई केस नहीं है। अभी एक मिश्रा जी ने मेरे को नोटिस दिया। अब नोटिस दिया तो मैंने उसको नोटिस दिया कि मैं तुमको एट्रोसिटी एक्ट में जेल क्यों न डालूं। उसको मैंने कि तू मुझे ये बगैर सबूत के लिख के भेज रहा है, अब मैं तुमको भेज रहा हूं कि ये जो मैं शेड्यूल कास्ट का होकर तू मेरे संवैधानिक अधिकार दबाने की कोशिश कर रहा है, तो तेरे को मैं जेल में क्यों नहीं डाल। मेरे से पंगा कोई इसीलिए लेता नहीं है क्योंकि मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं। दूसरे लोगों ने नहीं किया तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूं। गुजरात में मेरा कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दिया तो मैंने वहां जाके जेल भरो किया, और 4:15 बजे जब मैं जेल में गया तो रात के 2:30 बजे तक पुलिस वाले हिम्मत नहीं कर पाए एफआईआर दाखिल करे कि ना करे, 2:30 बजे रात के एफआईआर दाखिल किया। तो जज के सामने मेरे वकील ने पूछा कि वामन मेश्राम आपके पुलिस चौकी में कितने बजे अरेस्ट करने के लिए आया था? कहा 4:15 बजे। तो शाम के 4:15 बजे से रात के 2:30 बजे तक ये किसके पोजीशन में था? कहा हमारे पोजीशन में था। जब तुम्हारे पोजीशन में था तब उस पीरियड में वामन मेश्राम ने कौन सा अपराध किया? पुलिस वालों के पास सारा कोई जवाब ही नहीं। जब तुम्हारे पोजीशन में था तब तो कोई अपराध करने का सवाल ही नहीं था। जब नहीं था तो रात के 2:30 बजे एफआईआर कैसे दाखिल किया? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। रिजेक्ट, तुम्हारा जो एफआईआर है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद पुलिस कमिश्नर पर 2 हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया मैंने। अब 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया, एक सवाल का भी जवाब कमिश्नर ने नहीं दिया। तो भी गुजरात जाकर आया, नरेंद्र मोदी वाला गुजरात जाकर आया और कहा कि तुम रिटायर्ड होने के बाद भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा पेंशन भी खाऊंगा। अगर तुम अभी रिप्लाई नहीं देते हो तो रिटायर्ड हो जाओगे, सोचोगे अब रिटायर्ड हो गया तो वामन मेश्राम छोड़ना है। नहीं, वामन मेश्राम रिटायर्ड के बाद भी तुमको छोड़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारी पेंशन हजम करके रहूंगा। तुमने गलत काम किया, संविधान के विरोध में काम किया। ये बात साथियों इसलिए बता रहा हूं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इस देश की व्यवस्था से लड़ना पड़े, जेल में जाना पड़े तो भी हम लोग जाएंगे। और कोई दूसरा आदमी इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए रजामंद नहीं हो सकता। इस तरह से ये कई बातें हैं, कई उदाहरण है। इस तरह से क्या हुआ, 5 नेशनल लेवल की पार्टियों ने संसद के 450 सीटों पर कब्जा किया। इसका मतलब है विधायिका पर इन्होंने कब्जा किया। 80% से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों पर, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल किया। तीसरा जुडिशियरी पर कंट्रोल किया, 97% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। और मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार और किताबें छपती है, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, भोजा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनी अदर महाराज, बचा कुचा महाराज, कितने लोगों के नाम है। ये सारा उनका कब्जा है। और चौथा मीडिया है वोकल मीडिया, जैसे मैं भाषा बोल रहा हूं। हमारे लोग देसी गांव में देसी भाषा बोलते हैं, वो देसी भाषा में भाषण करने का दिक्कत होता है तो पंडित जी कहता अरे इसको तो हिंदी बोलना नहीं आता।
तो ये लोग जो है इनका भाषा पर भी कब्जा है और इस तरह से मीडिया पर भी इन लोगों ने कब्जा किया, लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना है, मगर नेहरू जी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाई। डॉक्यूमेंट्री बता रहा, बाबा साहब ने जो कहा उसके विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध सारा का सारा काम किया। और इस वजह से साथियों आज देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित की गई है। इसको बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया।